नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक की यूट्यूब कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपक सिंह। आज कहानी की शुरुआत करें उससे पहले अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं और आप सबसे मैं ये गुजारिश भी करता हूं कि उस काम में आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए। आपको बताऊं, हम आज तक का एक सहयोगी चैनल है तेज़, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। बहुत ही डिफरेंट तरीके से ख़बरों का प्रेजेंटेशन इस चैनल में किया जाता है। वो तेज़ चैनल जो है बीते कल यानी 3 तारीख को रीलॉन्च हुआ, यानी दोबारा नए तेवर नए कलेवर के साथ उस चैनल की शुरुआत हुई। मेरी जानकारी के मुताबिक टाटा स्काई में 590 नंबर है चैनल का। बाकी दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किस किस नंबर पर है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि इस तेज़ चैनल में अब हफ्ते में 5 दिन मैं एक शो लेकर रात को 10:30 बजे हाजिर होऊंगा, जिस शो का नाम है जुर्म। कल मैं वो शो पेश कर चुका हूँ, आज भी करूँगा और इसके बाद हफ्ते में सोम से लेकर शुक्रवार तक 5 दिन अलग अलग वाक्य अलग अलग कहानियों के साथ मैं वहाँ हाजिर रहूँगा। वो कहानी इस तरह की नहीं होगी जिस तरह से हम आपसे बात करते हैं, लेकिन वो एक फॉर्मल टीवी शो होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस शो को आप सबका सपोर्ट, आप सबका प्यार, आशीर्वाद मिले और ऑब्वियसली चूँकि वो शो मैं कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ वो कामयाब भी हो शो, तो आप लोगों के सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए अपने इस क्राइम तक की कहानी की शुरुआत करने से पहले मुझे लगा कि मैं आप सबसे ये अपील ज़रूर कर लूँ, और वो प्रिविलेज जिसे कहते हैं वो मैंने ले लिया, वो अधिकार जिसे कहते हैं उसका मैंने फ़ायदा उठा लिया। तो आइए अब फ़िलहाल मुद्दे की बात करते हैं और आपको एक बहुत ही अनोखी, बहुत ही चौंकाने वाली कहानी सुनाते हैं। हालांकि अनोखी और चौंकाने वाली कहानियाँ तो हम अक्सर सुनाते हैं, क्योंकि हम चुनकर छांटकर ऐसी कहानियाँ, ऐसे वाक़ये आपके लिए लेकर आते हैं जो आम तौर पर नहीं होते। लेकिन कुछ कहानियाँ तो वाकई इतनी हटकर होती हैं कि बड़ी हैरानी होती है। इस कहानी से मैं खुद भी हैरान हूँ। आपको याद होगा, आज से 5 दिन पहले मैंने आपके सामने एक कहानी सुनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एक अलीगढ़ की रहने वाली लड़की, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी बुलंदशहर में, और दहेज के लिए उसके ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते थे और उस लड़की की हत्या ससुराल वालों ने कर दी। और हत्या करने के बाद उसकी लाश जो है बुलंदशहर से लाकर गाज़ियाबाद में एक लोकेलिटी है साहिबाबाद, वहाँ के दशमेश नगर इलाके में उसकी लाश जो है सूटकेस में बंद करके फेंक दी। और पुलिस ने उस मामले को कैसे सिर्फ 15 घंटों के अंदर सोशल मीडिया की मदद से सुलझा लिया और कत्ल के जुर्म में उसके ससुराल वालों को, पति, सास, ससुर, इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया। तो ये जो है पुलिस की मुस्तैदी, पुलिस की समझदारी, किसी ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में उसने जो दिमाग लगाया, वो उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन अब आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वो मामला जिसे कहते हैं 180 डिग्री पर घूम गया है। वो लड़की ज़िंदा है, वो मरी ही नहीं। और न सिर्फ ज़िंदा है, बल्कि जब उसकी मौत की खबर सामने आई उसके 6 दिन बाद वो खुद पुलिस के पास पहुंची और उसने कहा कि मैं तो ज़िंदा हूँ। ये सब कैसे हुआ? कैसे एक लड़की जो मर गई थी वो 6 दिन बाद ज़िंदा हो गई? अब जाहिर है इसका मतलब वो मरी तो नहीं थी। फिर जो लड़की मरी थी वो कौन थी? ससुराल वाले कैसे, किस इल्ज़ाम में जेल चले गए? घर वालों ने कैसे सूटकेस में जिस लड़की की लाश मिली थी उसे अपनी बेटी मान लिया, उसे पहचान लिया? इन सब के पीछे जो है बहुत ही अजीब और एक एक डेवलपमेंट इस पूरी कहानी की बड़ी चौंकाने वाली है। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा वाक़या बताता हूँ। ये समझ लीजिए कि इस पूरे वाक़ये का एक टीज़र था जो आप लोगों को हैरान करने के लिए मुझे पूरा यकीन है काफ़ी होगा। अब आइए आपको पूरी बात बताता हूँ। लड़की का नाम है वारिशा और इनके पिता का नाम है जफ़र अली। ज़फ़र अली जो है वो नसीरा मोहल्ला, थाना हरदुआगंज, अलीगढ़ के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी बुलंदशहर के इस्लाम नगर के रहने वाले एक लड़के से जिसका नाम है आमिर, और आमिर के पिता का नाम है इस्लाम। शादी हुई थी 1 जून 2020 को।
लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, शादी के कुछ समय बाद से ही जो है ससुराल वालों ने वारिशा को दहेज के लिए ताने देना, मारपीट करना, जलील करना शुरू कर दिया और वारिशा की ज़िंदगी जो है वो मुहाल हो गई। वो बहुत परेशान रहने लगी। उसने इस बारे में अपने घर वालों को भी बताया था और घर वालों को इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि उनकी बेटी के साथ शादी के बाद जो है वो ज़्यादती हो रही है। लेकिन फ़ौरन रातों रात तलाक तो होते नहीं और लोगों को लगता है कि ठीक है, इस रिश्ते को थोड़ा टाइम देना चाहिए। हो सकता है कि ससुराल वालों का मन बदल जाए या हो सकता है कि पति का मन बदल जाए, हमारी बेटी के साथ और ज़्यादती ना हो। तो घर वाले भी थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे थे कि चीज़ें थोड़ी ठीक हो। इसी बीच हुआ ये, 1 जून 2020 को शादी हुई थी और हुआ ये कि 23 जुलाई को वो लड़की अपने ससुराल से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। 23 जुलाई से ऐन पहले 22 जुलाई को भी उस लड़की के साथ ससुराल वालों ने मारपीट की थी और 23 जुलाई को जब गायब हो गई तो ससुराल वालों ने अलीगढ़ में लड़की के घर वालों को फ़ोन करके ये भी बताया कि आपकी बेटी हमारे यहाँ से भाग गई है और जेवर वगैरह, गहने वगैरह जो आपने लड़की के साथ दिए थे दहेज में, वो सब भी लेकर चली गई है। तो बड़ी शिकायत इन लड़के वालों ने वारिशा के घर वालों से की और वारिशा के घर वाले बड़े हैरान हुए। उनको लगा कि भाई लड़की अगर आपकी कस्टडी में थी, आपके घर से गायब हो गई, तो हमारी तो जिम्मेदारी है नहीं, फिर आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि वो आपकी बहू है। तो इस पर दोनों परिवारों के बीच में कहासुनी भी हुई और जब कहासुनी हुई तो गुस्से में आकर जो लड़के वाले हैं, आमिर और उसके पिता, इन्होंने बेसिकली, लड़की वाले ये कह रहे थे कि आपने ज़रूर हमारी बेटी को मार दिया होगा। रिश्ते इतने ख़राब हो गए थे और आमिर और उसके पिता इस्लाम ने उसी गुस्से में या उसी रौ में आकर ये कह दिया कि हाँ, हमने तुम्हारी बेटी को मार दिया, जाओ जो करना है कर लो। इस तरह की बातें दोनों परिवारों के बीच में हुई। अब जब ऐसा हुआ तो लड़की के घर वाले, उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थाने में बुलंदशहर में जाकर कि हमारी बेटी वारिशा जो है अपने ससुराल से रहस्यमय तरीके से गायब है और हमें पूरा यकीन है कि वारिशा की हत्या उसके पति आमिर और सास ससुर ने मिलकर की है, क्योंकि वारिशा को शादी के फ़ौरन बाद से ही दहेज के लिए ये लोग सताते थे। तो इन पर आप कार्रवाई कीजिए, इन्हें गिरफ्तार कीजिए। ये रिपोर्ट जो है वो बुलंदशहर में दर्ज की गई। पुलिस अभी इस मामले की छानबीन और जांच कर ही रही थी कि इसी बीच एक लड़की की लाश मिली बुलंदशहर से थोड़ी ही दूर, गाज़ियाबाद में। बुलंदशहर और गाज़ियाबाद के बीच में एग्जैक्ट डिस्टेंस तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे लगता है 100-150 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो गाज़ियाबाद में साहिबाबाद के दशमेश नगर मोहल्ले में एक लाश मिली 27 जुलाई को। 23 तारीख को लड़की गायब हुई थी, आपको बताऊं। 27 को लाश मिली और जब लाश मिली तो वो लाश सूटकेस में बंद थी। सुबह कुछ कुत्ते जो है खुली जगह पर उस सूटकेस को अपनी दांतों से फाड़ रहे थे, नोचने की कोशिश कर रहे थे और जब लोगों ने यह मंजर देखा तो उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस आई, लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, लेकिन लाश की तस्वीरें पुलिस ने खींची। चूँकि बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर केस था, सूटकेस में लाश बंद थी, लड़की की पहचान नहीं हो पा रही थी, तो पुलिस ने उस लाश की बहुत सारी तस्वीरें खींची और अलग अलग सैकड़ों व्हाट्सएप ग्रुप में उन तस्वीरों को फॉरवर्ड किया और लोगों से अपील की कि इस मरने वाली लड़की की पहचान की जाए। उसके बाद हुआ ये कि महज 15 घंटे के अंदर इस पूरे मामले को गाज़ियाबाद पुलिस और बुलंदशहर पुलिस ने सुलझा लिया, क्योंकि व्हाट्सएप पर जब ये मैसेज सर्कुलेट हुआ, लड़की की तस्वीरें सर्कुलेट हुई, तो दिल्ली में रहने वाले लड़की के एक भाई ने इस तस्वीर को देखा और देखने के बाद उसने सीधे गाज़ियाबाद पुलिस से संपर्क किया और कहा कि ये तो हमारी बहन वारिशा की लाश है। तस्वीर देखने के बाद पुलिस ने कहा कि फ़ौरन चले आओ, लाश हमारे पास है, शिनाख्त करो और देख कर बताओ कि क्या वाकई ये वारिशा ही है या नहीं। दिल्ली में जो लड़का रहता था, वारिशा का भाई, वो साहिबाबाद पहुंचा, यानी गाज़ियाबाद पहुंचा और वहाँ पर उसने लाश देखी और उसने कंफर्म कर दिया कि हाँ, ये मेरी बहन है वारिशा। और हमें तो पहले ही शक था, हमने तो बुलंदशहर में रिपोर्ट भी दी है कि वारिशा की हत्या उसके घर वालों ने कर दी होगी और ये लाश जो है इस बात का सबूत है कि उसके पति और सास ससुर ने उसकी हत्या कर दी, क्योंकि दहेज के लिए बहुत सताते थे। अब अलीगढ़ में वारिशा का मायका है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मम्मी पापा वहीं रहते हैं। तो भाई और पुलिस वालों ने वो तस्वीर
लाश की अलीगढ़ भिजवाई और अलीगढ़ में उसकी माँ ने भी उस तस्वीर को देखकर ये कंफर्म किया कि अरे हाय, ये तो हमारी बेटी ही है। तो बहुत वो दुखी हुए और अलीगढ़ से फिर वारिशा की माँ भी चलकर साहिबाबाद आई और साहिबाबाद पुलिस से, गाज़ियाबाद पुलिस से, गाज़ियाबाद और साहिबाबाद बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है और उसके अंडर में साहिबाबाद की लोकेलिटी है। मेरे ख्याल से पुलिस स्टेशन भी साहिबाबाद ही है। तो एक ही वर्ड बोलूँगा, बार बार बोलने से कन्फ्यूज़न भी होता है। तो कुल मिलाकर अलीगढ़ से वारिशा की माँ भी गाज़ियाबाद आ गई, दिल्ली से उसका भाई गाज़ियाबाद आ ही गया था। इन्होंने वो लाश देखी, लाश अपने कब्ज़े में ली, शिनाख्त कर ली, पुलिस को बता दिया कि हमारी बेटी है। उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया, यानी उसे दफना भी दिया गया। और चूंकि उन लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई ही थी दहेज प्रताड़ना की और दहेज हत्या की, तो जब बुलंदशहर पुलिस ने शिकंजा कसा वारिशा के पति आमिर और उसके ससुर और सास पर, तो उन लोगों ने, मतलब पुलिस की सख्ती का असर कहिए या जो कहिए, दहेज प्रताड़ना और हत्या की बात से पहले तो मना कर रहे थे, लेकिन बाद में उन लोगों ने मान लिया कि हाँ, दहेज के लिए उन्होंने सताया था। और हत्या की बात से अलबत्ता वो इनकार कर रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार कर लिया क्योंकि लाश भी मिल गई थी, घर वालों ने शिनाख्त भी कर ली थी, लास्ट टाइम ससुराल में थी भी और गायब होने के बाद ही घर वालों ने रिपोर्ट भी लिखवाई थी। तो सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि कत्ल इन्होंने ही किया है। तो कातिल तो कभी अपनी ज़ुबान से कबूल करता नहीं है कि हाँ मैंने कत्ल किया है, आमतौर पर नहीं करता है। तो यहाँ आमिर और इस्लाम वगैरह भी कर नहीं रहे थे कबूल, लेकिन पुलिस ने उनको कत्ल के मामले में गिरफ्तार कर लिया और जेल भी भेज दिया। इधर इस वाक़ये को 6 दिन गुजरे और 6 दिन गुजरने के बाद वारिशा जो है वो अलीगढ़ में अपने ही घर के पास रहने वाली एक लेडी पुलिस कांस्टेबल से मिली और उसने उस कांस्टेबल को ये बताया कि मेरा नाम वारिशा है और पुलिस की नज़र में और लोगों की नज़र में मैं मर चुकी हूँ, मेरी हत्या हो चुकी है, लेकिन मैं आपके सामने हूँ, मैं ज़िंदा हूँ और मुझे नहीं पता कि लोग मुझे मरा हुआ क्यों बता रहे हैं। सूटकेस में एक लाश गाज़ियाबाद में मिली थी, उस लाश को मेरे घर वालों ने भी मेरी लाश समझ लिया, लेकिन मैं यहाँ छुप कर रह रही थी और अब मैं आपके सामने हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी हत्या नहीं हुई है, मैं ज़िंदा हूँ। वो लेडी पुलिस वाली ने जब ये बात सुनी और जब वारिशा को अपनी आंखों के सामने उसने देखा तो वो बहुत हैरान हुई। उसने अलीगढ़ पुलिस को इस बारे में खबर दी और अलीगढ़ पुलिस ने ये जानकारी दी गाज़ियाबाद पुलिस को, क्योंकि गाज़ियाबाद में लाश मिली थी। गाज़ियाबाद पुलिस ने इसके बारे में बुलंदशहर पुलिस को भी जानकारी दी और उस लड़की को गाज़ियाबाद पुलिस ने बुलाया। लड़की गाज़ियाबाद भी आई और फिर गाज़ियाबाद से, चूँकि मामला जो है कत्ल का वो बुलंदशहर में ही दर्ज था, तो बुलंदशहर भी पहुँची और वहाँ उस लड़की ने बताया कि मैं तो ज़िंदा हूँ, मेरी तो हत्या नहीं हुई है। अब पुलिस ने पूछा कि फिर वो लड़की जिसकी लाश मिली थी वो कौन थी और अगर तुम ज़िंदा हो तो तुम अब तक कहाँ थी, क्या मामला क्या है, तुम बताओ। तो वारिशा ने ये बताया कि देखिए, इस कहानी का आधा हिस्सा तो सच है, आधा हिस्सा ये कि मेरे पति और मेरे ससुराल वाले मुझे दहेज के लिए बहुत सताते हैं, बहुत मेरे साथ मारपीट करते हैं, मुझे जलील करते हैं और मेरा जीना दूभर हो चुका है। जो बाकी का आधा हिस्सा है कि मेरी हत्या हो चुकी है वो झूठ है, तभी मैं आपके सामने खड़ी हूँ। और आधे हिस्से की बदौलत मैं जो है अपना ससुराल छोड़कर भाग गई थी। हुआ ये कि 22 तारीख को भी दहेज के लिए मेरे पति और मेरे ससुर ने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की, बहुत मारपीट की, मुझे बहुत सताया और मैं बहुत दुखी थी। 23 तारीख को ये लोग घर में नहीं थे, मैं अकेली थी और मैं बहुत डिप्रेस थी, तो मुझे लगा कि अब मैं अपने ससुराल में और रह नहीं सकती, तो मैं अपने घर से भाग गई। और भागने के बाद वो वहीं पास में एक नहर है बुलंदशहर के पास, वहाँ पर काफ़ी देर तक घूमती भटकती रही और इस इंतज़ार में रही कि शायद उसका पति और ससुराल वाले उसे ढूंढते हुए आएंगे या उसे फ़ोन करेंगे, उसे मनाकर घर ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पति और ससुराल वालों ने बिल्कुल जो है, वारिशा गई घर से तो गई, उन्होंने भी ढूंढने की कोशिश नहीं की। दहेज के लिए वो पहले ही सता रहे थे। तो जब ऐसा हुआ तो वारिशा, जिसे कहते हैं, घर से जब निकल गई तो अब उसके पास कोई चारा तो बचा नहीं। वो चली आई बुलंदशहर से नोएडा। नोएडा में एक और लोकेलिटी है, एक बेसिकली गांव है, लेकिन अब तो गांव रहा नहीं, नोएडा तो आबाद होकर शहर बन चुका है,
दिल्ली एनसीआर के लोगों को पता है। तो उस गांव का नाम है भंगेल। तो भंगेल में एक इंडस्ट्रियल यूनिट है जहां पर ये वारिशा पहले काम किया करती थी। तो वो इस लोकेलिटी से थोड़ी वाकिफ़ है, नोएडा, भंगेल, इस सब लोकेलिटी से। तो वारिशा जब यहाँ आई तो भंगेल के पास ही उसकी एक सहेली भी रहती है। उस सहेली के घर वो चली गई और सहेली के घर वो 2-3 दिन रही। इस बीच उसकी सहेली ने अखबार में ये खबर देखी कि अलीगढ़ की लड़की वारिशा, जिसकी शादी बुलंदशहर में हुई थी, उसकी हत्या हो गई, लाश सूटकेस में मिली है। गाज़ियाबाद पुलिस ने उस लाश को बरामद किया है, ससुराल वालों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जब ये सारी चीज़ें उसकी सहेली ने देखी तो उसकी सहेली का माथा ठनका। उसने कहा कि वारिशा, तुम तो यहाँ आई हुई हो मेरे पास, और यहाँ तो देखो अखबार में तुम्हारी लाश की तस्वीर छपी है, तुम्हारे ससुराल वाले जेल चले गए, ये क्या मामला है? तो उसने कहा कि देखो, मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की, मारपीट की, मैं बहुत परेशान थी और मैं वहाँ से भाग आई हूँ और मैं अभी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो उसकी सहेली ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम पुलिस के सामने जाकर पेश हो जाओ और सारी बात सच सच बताओ कि क्या कहानी है। ये बातचीत होने के बाद वारिशा को लगा कि हाँ, इस तरह से छुप कर रहना ज़्यादा उचित नहीं है, इसलिए वो अलीगढ़ गई। और अलीगढ़ जाने के बाद उसने अपने ही मोहल्ले में, जहाँ उसका घर है, जहाँ पीहर है, वहाँ पर एक लेडी कांस्टेबल रहती है जिसके साथ इसकी मुलाकात कह लो, दोस्ती कह लो, वो थी। तो उसने उस लेडी कांस्टेबल को हिम्मत जुटाकर अपनी बारे में पूरी कहानी सुनाई। और जब अपने बारे में पूरी कहानी सुनाई, उसके बाद की कहानी आप जानते हैं कि फिर वो अलीगढ़ की पुलिस ने गाज़ियाबाद पुलिस को हैंड ओवर किया, गाज़ियाबाद पुलिस ने बुलंदशहर पुलिस को हैंड ओवर किया और ये राज खुल गया कि जो लड़की को मरा हुआ समझ रहे थे वो लड़की ज़िंदा है। अब इस कहानी में सवाल ये है कि अगर वारिशा ज़िंदा है तो सूटकेस में जिस लड़की की लाश मिली थी वो लाश किसकी है? ये सवाल अब भी जस का तस है और पुलिस अभी नए सिरे से उस सूटकेस वाली लाश की पहचान करने में जुटी है और उस लड़की के असली कातिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दूसरी बात ये कि भाई ने और माँ ने और घर वालों ने अपनी ही बेटी की लाश को पहचानने में इतनी भारी भूल कैसे की, ये भी अपने आप में एक पहेली है। और पुलिस अभी इस मामले को भी एक्सप्लोर करके देख रही है कि कहीं इसके पीछे भी कोई साजिश या कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है कि इनको लगा कि चलो ससुराल वालों को फंसा दिया जाए। तो पुलिस इस एंगल को भी एक्सप्लोर करके देख रही है, क्योंकि जब लड़की की लाश मिली थी तो वो लाश जो है वो सही सलामत थी, मतलब कोई चेहरा बिगाड़ा हुआ या विकृत लाश नहीं थी। तो उसको पहचानने में खुद उस माँ से कैसे गलती हो गई जिस माँ ने इस बच्ची को जन्म दिया था, इस लड़की को जन्म दिया था, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन एक अहम बात यह भी है, इस मामले में भी पुलिस की तारीफ करनी होगी कि पुलिस ने उस मरने वाली लड़की का विसरा जो है वो प्रिजर्व करवा लिया था, यानी जो इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट होता है वो पुलिस ने प्रिजर्व करा लिया था ताकि ये पता चल पाए कि इस लड़की की हत्या करने से पहले क्या उसे कोई जहरीली चीज़ वगैरह दी गई थी या नहीं। और डीएनए सैंपल भी पुलिस ने अपने पास रख लिए थे उसका अंतिम संस्कार करने से पहले। हालांकि इस्लाम धर्म में आप सबको पता है कि लाश जो है वो दफनाई जाती है और अभी भी इतनी देर हुई नहीं है। अगर मान लीजिए डीएनए सैंपल या ऐसी कोई चीज़ गाज़ियाबाद पुलिस के पास नहीं होती तो वो लाश खुदवा कर भी उन चीज़ों को फिर से रिट्रीव कर सकती है, हासिल कर सकती है। लेकिन यहाँ गाज़ियाबाद पुलिस इतनी समझदार निकली कि उसने विसरा प्रिजर्व भी करवा लिया और डीएनए सैंपल भी प्रिजर्व करवा लिया। तो कल को अगर अभी भी, क्योंकि गाज़ियाबाद पुलिस इस मामले में गिरफ्तार तो कर ली, जांच तो शुरू हो गई, लेकिन कल को इस मामले में कंक्लूसिव एविडेंस के लिए पुलिस को वो डीएनए सैंपल इसके घर वालों से मैच भी करवाने थे। वो जाकर वो कहानी तब खुलती, उससे पहले ही ये कहानी खुल गई कि ये लड़की जिंदा थी। अब पुलिस नए सिरे से उस डीएनए सैंपल और विसरा को प्रिजर्व करके तो रखी ही है, नए सिरे से उस मामले की अब जांच कर रही है कि वो लड़की जिसकी वाकई हत्या हुई, सूटकेस में जो लाश मिली थी गाज़ियाबाद में, वो लड़की कौन थी। इस बारे में पुलिस अभी पता लगा रही है। और ये जो ससुराल वाले जेल गए वो तो अभी जेल में ही हैं। ऐसे भी उनको जेल में रहना ही है, क्योंकि दहेज के लिए किसी लड़की को सताना, उसको परेशान करना, मारपीट करना, ये भी एक सीरियस ऑफेंस है और उस ऑफेंस में वो जेल में है। 304B के तहत दहेज प्रताड़ना, मतलब दहेज हत्या का मामला जो है इन ससुराल वालों पर जो दर्ज हुआ था, बुलंदशहर पुलिस अब उस एफआईआर से 304B की वो धारा, आईपीसी की धारा, वो हटाने जा रही है ताकि दहेज हत्या के मामले से उनको क्लीन चिट दी जा सके। क्योंकि भाई जब लड़की जिंदा है, हत्या तो की नहीं है, ये बात तो क्लियर है, लेकिन दहेज के लिए उन्होंने सताया, प्रताड़ित किया, ये भी एक सच है। तो इसलिए उस इल्ज़ाम में तो अभी ससुराल वालों को
जेल में रहना ही होगा, और अगर सज़ा हो गई तो चक्की भी पीसनी होगी, ये हम सारे लोग जानते हैं। लेकिन ये अपने आप में एक अजीब कहानी है कि एक लड़की जो अपने ससुराल से भाग गई और फिर वो 5-6 दिनों तक इधर उधर छिपती रही, बचती रही। इत्तेफाक देखिए कि उसके भागने के फ़ौरन बाद लाश भी मिलती है, और लाश ऐसी कि घर वाले, एक नहीं पूरा परिवार पहचान लेता है कि हमारी ही बेटी की लाश है। ये अपने आप में बहुत अजीब बात है। हालांकि इस तरह के मामलों में लोगों का गुस्सा पुलिस पर भी होता है कि पुलिस ने क्या जांच की, बिल्कुल बेकार तफ्तीश की और कत्ल के झूठे मामले में ससुराल वालों को जेल भेज दिया। लेकिन पुलिस वाले भी कोई भगवान तो है नहीं। अगर जो लड़की मरी उसके घर वाले खुद ही आकर बोल रहे हैं कि हमारी बेटी है जी, ये लाश है, हमने पहचान ली, उस पर रोने कलपने लगे परिवार के लोग, शव ले जाकर अंतिम संस्कार कर डाला, तो पुलिस को भी ये बातें माननी ही पड़ती है। पुलिस अगर घर वालों की शिनाख्त के बावजूद ये कहे कि नहीं जी, हम तो ये लाश तुम्हारी बेटी की नहीं मानते हैं, तो भी पुलिस को दिक्कत है। तो इसलिए इस मामले में भी पुलिस की आलोचना कुछ लोग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस मामले में पुलिस की आलोचना बनती नहीं है। पुलिस ने बहुत ही व्यावहारिक और जो रीज़नेबल इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस ने उस तरह का इन्वेस्टिगेशन इस मामले में किया था, और अब जो कहानी सामने आई है उसकी भी पड़ताल पुलिस फ़िलहाल कर रही है। तो हमारी ओर से इतना ही आज क्राइम तक की यूट्यूब कहानी में। और जैसा कि हमारी परिपाटी है, हम जब आपसे मुखातिब होते हैं अलग अलग कहानियों के साथ, तो हम आपके मैसेजेस जो है उसको बहुत शिद्दत से पढ़ते हैं और उन मैसेजेस का जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो आज से 4 दिन पहले जब मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ था, तो उस समय जो स्टोरी मैंने आप सबको सुनाई थी उसके जो मैसेजेस हैं वो मैं अभी कुछ पढ़ूंगा और कुछ अपने आप जैसे बहुत अच्छे दर्शकों का नाम भी लूँगा। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए और कुछ देर और हम आपस में ताकि गुफ्तगू कर सकें। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बार आप सबसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूं, क्योंकि पिछली बार मैं जिस स्टोरी के साथ आप सबके सामने हाजिर हुआ था, वो स्टोरी जो है वो दिल्ली की एक मर्डर मिस्ट्री थी, जिस मर्डर मिस्ट्री में एक आदमी की मिडनाइट को, रात के अंधेरे में दिल्ली में कुछ लुटेरों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी, और उसकी जेब में एक पेपर का टुकड़ा था, जिस पेपर के टुकड़े में कुछ नाम नंबर लिखे थे, जिससे उस ब्लाइंड केस ऑफ मर्डर को दिल्ली पुलिस ने सॉल्व किया था। तो वो कहानी हमने आपको सुनाई थी, लेकिन बहुत सारे दर्शकों ने, बल्कि समझ लीजिए 90% दर्शकों ने हमें ये बताया कि हमने वो पुरानी कहानी सुना दी। पुरानी इसलिए कि वो कहानी पहले भी क्राइम तक पर शायद मैंने या मेरे साथी लोकेंद्र ने सुनाई थी, और इसलिए लोगों को वो कहानी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने स्टोरी टेलिंग की तारीफ़ तो की, आप जैसे लोगों ने स्टोरी टेलिंग की तारीफ़ तो की, लेकिन आप ज़्यादातर लोगों ने कहा कि ये रिपीट हो गई कहानी और ऐसी कहानी ना सुनाया करें। तो वो हमारी चूक थी और हम उस चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अल्फेज़ अंसारी साहब ने मैसेज किया है, नाइस स्टोरी टेलिंग सर। श्रीपद अभयंकर, इन्होंने भी नाइस स्टोरी टेलिंग लिखा है। और पिक पॉकेट, प्लीज़ ऑल्सो शेयर पिक पॉकेट स्टोरीज। उन्होंने कहा है कि जेब कतरों का जो गैंग होता है वो जिस तरह से ऑपरेट करते हैं उसके बारे में भी हम कहानियाँ सुनाया करें। ठीक है श्रीपद अभयंकर जी, हम कोशिश करेंगे। काबू थाने सर, योर वॉइस के लिए उन्होंने थम्स अप दिखाया, थैंक यू वेरी मच। गौरव बत्रा जी, उन्होंने आवाज़ की तारीफ़ की है और कॉन्फिडेंस के लिए भी उन्होंने ग्रेट कहा है और लव यू ऑलवेज लिखा है, थैंक यू वेरी मच गौरव जी, लव यू टू। बलजीत सिंह, ओह नो, अगेन यू डिड नॉट टेक माई नेम एंड आई ऑलवेज लिसन टू योर स्टोरीज एंड कमेंट, ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूएसए। बलजीत सिंह साहब, देखिए आज आपकी ये शिकायत दूर हो गई। आप कहते हैं कि मैं आपका नाम मिस कर जाता हूं या नहीं पढ़ पाता हूं, तो आज तो मैंने पढ़ लिया और आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। आप अपने बारे में कुछ और लिखें और बताएं। अभी जो कहानी आप सुन रहे हैं इसके कमेंट बॉक्स में लिखिए, अच्छा लगेगा। तनवीर मलिक साहब ये बता रहे हैं कि वो कोलकाता से हैं और ताहिर सर का हर एपिसोड वो सुनते हैं। एक सवाल का आंसर आप ज़रूर देना, आप बर्धमान से हैं, एक बंगाली होकर इतने अच्छे उर्दू वर्ड्स इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं। अच्छा तनवीर मलिक साहब, इसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा। देखिए मेरी पैदाइश जो है वो बिहार की है, बाद में वो स्टेट झारखंड हो गया, बिहार बाइफरकेट हो गया, तो मैं झारखंड से हूँ। हिंदी मीडियम के स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, तो हिंदी मेरी ठीक ठाक रही। और पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते, अखबारों में काम करते करते, टीवी में काम करते करते, शम्स ताहिर खान साहब की सोहबत में रहकर उर्दू भी थोड़ी ठीक ठाक हो गई। कम से कम पढ़ तो नहीं पाता हूँ, लेकिन वो बात
समझ में आ गई कि उर्दू के लफ्ज़ कौन से हैं और कैसे वो ज़ुबान बोली जाती है, क्या उर्दू है क्या हिंदी है। तो इस तरह से जिसे कहते हैं कि मैं ग्रो हुआ हिंदी और उर्दू के बीच में, और अब जो भी हूँ आप सबके सामने हूँ। ये है कहानी। भारत पटेल साहब, नाइस, एटलीस्ट एडुकेट पीपल टू स्टे अलर्ट ऑल द टाइम एंड लर्न लेसन्स फ्रॉम योर वीडियो। भारत पटेल साहब ने यह कहा है। बिल्कुल, इस तरह की कहानियाँ और इस तरह के वाक़े सुनाने का मकसद यही तो है, आपको डराना या आपको क्राइम के आइडियाज़ देना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि कैसे जुर्म से सचेत रहा जाए, जुर्म के होने से पहले अपने आप को कैसे बचाएं और दूसरों की रक्षा कैसे करें, क्या डूज एंड डोंट्स हैं। रात के अंधेरे में किसी सुनसान गली में अकेले ना निकल जाए, अगर निकलना भी पड़े तो माइंड में रखकर निकलें कि कुछ अनप्रेसिडेंटेड हो सकता है, कभी भी क्रिमिनल कहीं भी हो सकते हैं, तो कैसे उससे बचें। एक से ज़्यादा लोग हो सकता है तो निकलें, या अगर आपके पास कार है तो कार में निकलें, कार के दरवाजे बिल्कुल बंद रखें और कैजुअल तरीके से रास्ते में ना घूमें फिरें। तो बहुत मतलब सजग सतर्क रहने की ज़रूरत है। दिनेश सक्सेना, सम्राट शर्मा जी, सम्राट शर्मा कह रहे हैं कि ये स्टोरी आपने पहले सुना दी है। बिल्कुल आपकी बात सही है। दिनेश सक्सेना साहब ने कहा है कि नरेशन का स्टाइल बहुत अच्छा है और जो लैंग्वेज है वो भी लाइकेबल है। माय बेस्ट विशेस टू यू, इन्होंने लिखा है। थैंक यू वेरी मच मेरी ओर से दिनेश जी को। कमलजीत कौर, सुप्रतिम जी, आई हैड रिक्वेस्टेड यू टू प्लीज़ टेल मी कानपुर हाई प्रोफाइल ज्योति मर्डर केस, होप माई हम्बल रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड। अरे बिल्कुल कमलजीत जी, बिल्कुल सारी रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट की जाएगी। मैं थोड़ा रिसर्च करूँगा ज्योति हाई प्रोफाइल ज्योति मर्डर केस के बारे में, और उसके बाद अगर कुछ ऐसा कंक्रीट या कुछ सुनाने लायक एडिटोरियल कंटेंट मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर उस कहानी को आप सबके सामने पेश करूँगा। शिखर पवार साहब, वेल्डन भाई, इन्होंने लिखा है। थैंक यू वेरी मच शिखर भाई। महमूद अली, अच्छा अंदाज़े बयान है सर, गुड, इन्होंने ये भी लिखा है। और गूगल अकाउंट का उल्टा जो है वो तो मैं अभी भी प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, उन्होंने लिखा है कि आपका वॉइस सुनते हुए अब नींद आती है और वॉइस एकदम प्यारा है जो ईयर्स और आईज़ और माइंड सबको रिलैक्स कर देती है। थैंक यू फॉर द नाइस स्टोरी। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। विश्वजीत मोहंती साहब ने गुड सर लिखा है। थैंक यू विश्वजीत। शिवेंद्र चौहान, सर मैंने शम्स सर की और आपकी मंदसौर यूनिवर्सिटी वाली वीडियो देखा था सर, प्लीज़ उसके बारे में हम सभी को कुछ बताइए, आप क्यों गए थे वहाँ। और वैसे मुझे पता है बट मैं चाहता हूँ सभी लोग जानें। अच्छा, मंदसौर यूनिवर्सिटी में जर्नलिज़्म के क्लास की शुरुआत हो रही थी और यूनिवर्सिटी की ओर से हमें इनवाइट किया गया था, वहाँ बुलाया गया था उस जर्नलिज़्म क्लासेस के उद्घाटन के मौके पर। तो वहाँ मैं हाज़िर हुआ था, शम्स ताहिर खान साहब भी थे, मेरे साथ कुछ और भी जर्नलिस्ट थे। हम वहाँ स्टूडेंट्स से हमने इंटरेक्ट किया मंदसौर यूनिवर्सिटी के, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ बहुत सारे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई और अभी भी मंदसौर के बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्टेड हैं और मैं बहुत ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि मुझे वो मौका मिला। महादेव सर, और सर मेरे कमेंट पर 50-50 लाइक आते हैं फिर भी आप मेरा नाम नहीं लेते हैं। मेरा नाम है राहुल चौहान और मैं सूरत से। राहुल चौहान साहब, मैं आपका नाम लेता हूँ। महादेव आपकी आईडी है, बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ, बहुत धन्यवाद आपका। आपके वीडियो को जो लोग डिसलाइक करते हैं वो कौन लोग होते हैं आपको पता है? वही लोग होते हैं जिनका आप कमेंट में नाम नहीं लेते। तो दोस्त, अगर मान लीजिए 200, 300, 400 या कई बार 500 कमेंट भी आते हैं, मैं कैसे इतने लोगों का नाम लूँ? आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं, इसीलिए मैं रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ और नाम लेता रहता हूँ। जनक सिंह साहब, सर आप कहानी बहुत अच्छी तरीके से सुनाते हैं, उन्होंने लिखा है। थैंक यू वेरी मच। अभिषेक कंसारा साहब ने लिखा है कि एक चीज़ गौर की है आप सब ने, अब शम्स जी और सुप्रतिम जी व्यूवर्स को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। शम्स जी बात नहीं करना चाहते और सुप्रतिम जी रोज़ नहीं आना चाहते। शम्स जी रोज़ 25 मिनट के लिए टाइम पास करके निकल रहे हैं और सुप्रतिम जी रिपीट मार रहे हैं। रिपीट मारने में भी हाजिर तो होना पड़ा था दोस्त। तो आपका ये इल्ज़ाम जो है मैं बहुत विनम्रता से स्वीकार नहीं करना चाहूँगा। फॉर ग्रांटेड तो ले ही नहीं सकता, आप हैं तो हम हैं, हम कैसे आपको फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं? कुछ मजबूरी होती है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। वो शेर आपने सुनी होगी ना, वही वाली बात है। मैं रोज़ आना चाहता हूं लेकिन कुछ कंपल्शंस ऐसे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी एक नया शो मेरे ज़िम्मे आया है, हमारा आज तक का जो सहयोगी चैनल है तेज़, उसमें रात 10:30 बजे जुर्म के नाम से एक शो मैं होस्ट कर रहा हूँ। तो उस शो को भी देखना होता है, इसके अलावा आज तक के लिए काम करना होता है। बहुत वर्कलोड है। हालांकि ये कहकर जो है मैं आप लोगों को ये एहसास नहीं दिलाना चाहता हूँ कि हम बहुत बिजी हैं और आप कहानी सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो सच है वो बहुत विनम्रता से बताना चाहता हूँ, और ऐसा नहीं है कि कोई इग्नोर कर रहे हैं या फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। अभिषेक जी, अगर दिल में
ऐसा कोई ख्याल आया है तो प्लीज़ उसे निकाल दीजिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा आप सबसे इंटरेक्ट करने और हाजिर होने की कोशिश करेंगे। विकास मिश्रा जी, सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप स्टोरी के डेट के साथ साल भी बताया करें, क्योंकि स्टोरी में बाद में देखता हूं तो ये पता नहीं चल पाता है कि कौन से साल का है। ठीक है विकास मिश्रा जी, ये कोशिश करूंगा। आज जो कहानी हमने सुनाई थी वो तो इसी साल की है और तारीख अलग अलग है। 27 जुलाई को लाश मिली थी और उसके 6 दिन बाद जो है वो लड़की ज़िंदा मिल गई, तो इसी साल की कहानी है आज वाली। कमलेश शर्मा जी, हेलो सुप्रतिम जी, नाइस टू सी यू एंड हियर योर सूदिंग वॉइस, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर स्पेलिंग योर नेम रॉन्ग। नहीं, आपने मतलब स्पेलिंग इंग्लिश में तो थोड़ा सा गलत है ज़रूर, लेकिन आपने लिखा ऑलमोस्ट सही है। SUPRATIM है, आपने TEEM कर दिया है। मैं चूँकि मेरा नाम जो है वो एक टिपिकल बंगाली नेम है, सुप्रोतिम, या शायद मैं भी ठीक से ना बोल पाता हूँ, बंगाली लोग शायद मेरा नाम सुप्रोतिम बोलेंगे, ऑल्दो हम लिखते हैं श नहीं लिखते, लेकिन पता नहीं क्यों सुप्रोतिम कहते हैं बहुत सारे बंगाली। तो ये जो सुप्रोतिम या सुप्रतिम जो मेरा नाम है, मैं आपको पता है कि मैं हिंदी पट्टी में मैंने बहुत सारी साल मैंने गुजारे हैं और हिंदी की पत्रकारिता की। जब मैं पंजाब गया तो वहाँ लोग सुप्रीतम बोलने लगे और फिर कुछ लोग प्रीतम ही बोलने लग गए, तो मैं किस किस आदमी को कितना कितना करेक्ट करता। तो इसीलिए मैंने भी ये मान लिया कि चलो जो जिस नाम से पुकार रहा हो, भावना समझ में आनी चाहिए कि वो मुझे पुकार रहा है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को इतना, जिसे कहते हैं कि इतना दिल से नहीं लेता हूँ। मेरा नाम सुप्रतिम बैनर्जी है, आप सुप्रीतम बोलिए, प्रीतम बोलिए, सुप्रतिम बोलिए, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप मुझे ही पुकार रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। स्नेहा/पूनम लामा के नाम से एक आईडी है, आज भी आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। सुब्रोतो सर, इन्होंने देखिए सुप्रतिम को सुब्रोतो कर दिया है, लेकिन मुझे स्नेहा जी से या पूनम जी से कोई शिकायत नहीं है और आज मैंने इनका कमेंट पढ़ दिया। इत्तेफाक से देखिए, मैं पिछला जो कमेंट है उसी में अपने नाम के बारे में चर्चा कर रहा था और इन्होंने मेरा नाम सुब्रोतो लिखा है। तो ठीक है, मैं उनके सेंटिमेंट्स और उनके इमोशंस को समझना चाहता हूँ ना। वो शेक्सपियर ने कहा था ना कि नाम में क्या रखा है, तो वाकई नाम में क्या रखा है, इन्हीं सब जगहों के लिए कहा गया है। तो ठीक है, बहुत बहुत आपका वेलकम है स्नेहा जी, पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जोरेफ ईदियाज़, यू इम्प्रूव डे बाई डे, आई लाइक योर उर्दू, फ़ैन फ्रॉम कराची पाकिस्तान। लेकिन आपका नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाया, तो जोरेफ साहब पूरा नाम एक बार लिख कर भेजिए। आईडी तो कई बार लोग अपने नाम से नहीं बनाते हैं, कुछ दूसरे नाम से भी बना देते हैं। अभिषेक मिश्रा जी ने भी जो है कमेंट किया है, 13 और 43 मिनट की वीडियो में हैट्स ऑफ। क्या कहना चाह रहे हैं मिश्रा जी, मैं समझ नहीं पाया। और उषा उपाध्याय जी ने लिखा है कि अब आपकी कहानी नहीं सुनूंगा, एक तो कहानी बहुत छोटी होती है, दोबारा बार बार कमेंट करने पर भी नाम नहीं आता। उषा उपाध्याय जी जो आईडी है वो तो महिला की है, लेकिन आपने सुनूंगा लिखा है, तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि आप मतलब मैं आपको उषा ही पुकारूँ या किसी और नाम से पुकारूँ। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए कि कहानी नहीं सुनेंगे, कहानी बिल्कुल सुनिए। मेरी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, इंटेंशन मेरा बड़ा पॉजिटिव होता है हमेशा। सबीना भंडारी, ग्रेट स्टोरी टेलर, ये लिख रही हैं, थैंक यू वेरी मच हौसला अफजाई के लिए। RLS ह्यूमन केयर, इतना एड्स क्यों डालते हो, इन्होंने मुझसे पूछा। ये मेरा जुरिस्डिक्शन नहीं है, मैं नहीं बता सकता। मैं तो आप सबके सामने जब हाजिर होता हूँ कोई बीच में ऐड वैड नहीं होता, बाद में वो डल जाती होगी तो वो समझ लीजिए पेशे की मजबूरी या जिसको कहते हैं ना धंधे की मजबूरी, वो वाली बात होगी। थोड़ा सा बेयर कर लिया कीजिए। छेड़ा लाल साहब, सर मेरा फ़ैन हूँ, मैं फ़ैन हूँ, वो लिखना चाह रहे होंगे। एनीवे लाइक भी उन्होंने लिखा है। सर डॉक्टर प्रियंका रेड्डी केस में जो एनकाउंटर हुआ था, उस एनकाउंटर के इंक्वायरी का क्या स्टेटस है अभी। और सर मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप हम लोगों को, बहुत अच्छा लगता है क्राइम की स्टोरी सुनाते और हम भी बहुत कुछ जानने का हमें मौका मिलता है। थैंक यू वेरी मच सर। ब्यूटीफुल वीडियो ने भी लिखा है कि आई एम वेरी बिग फैन ऑफ योर्स सर फ्रॉम हांगकॉन्ग। गोविंद ललवानी साहब, सर आपने बोला था, जस्ट अ सेक, गोविंद ललवानी साहब लिख रहे हैं कि सर आपने बोला था कि आपके आंखों के सामने कई बार ऐसे सर्चिंग केस हुए हैं, तो आपने कभी पुलिस में बताया स्नैचिंग केस, ताकि पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पुलिस को भी बताया और इस तरह के स्नैचिंग केसेस पर मैंने रिएक्ट भी किया। आमतौर पर जब इस तरह की घटना होती है ना,
तो आप कुछ देर के लिए समझ ही नहीं पाते हैं कि आप जो देख रहे हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग वो ना तो क्रिमिनल हैं और ना क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। तो जब अनप्रेसिडेंटेड चीज़ आंखों के सामने होती है तो इंसान कई बार खड़ा रह जाता है, रिएक्ट नहीं कर पाता। मैं आपको बताऊं, यहाँ दिल्ली में एक बिग बाज़ार है मयूर विहार लोकेलिटी में, वहाँ मैं एक बार बाहर पार्किंग में खड़ा था और अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। तब तक मैंने देखा कि एक लड़की मोबाइल फ़ोन पर बात करती हुई चली आ रही है। तो जिस तरह से वो लड़की आ रही थी, दूसरी तरफ से एक बाइक पर दो लड़के आ रहे थे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से, और वो दोनों लड़के धीरे धीरे ही आ रहे थे, कोई तेज़ नहीं भाग रहे थे। वो दोनों लड़के रोड, अब ऑब्वियसली अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो दोनों अपने अपने लेफ्ट साइड में होंगे। तो वो जो बाइक वाले थे वो बाइक लेकर लड़की के पास अपने राइट साइड में आए। तो मुझे लगा कि शायद बाइक पर बैठा ये दोनों लड़का उस लड़की को जानता होगा और ये लोग उससे बात करने जा रहे हैं। देख रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और थोड़ी देर में मैंने देखा कि वो लड़की के पास पहुँचे और यूँ हाथ मारा और उसका मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। तो जैसे ही छीनने की कोशिश की, लड़की बेचारी वो ज़मीन पर गिर पड़ी, धूल मिट्टी थी उसमें वो गिर पड़ी। और मोबाइल फ़ोन, चूँकि वो ईयरफोन उसने लगा रखी थी, तो मोबाइल फ़ोन इतनी आसानी से लड़कों के हाथ में नहीं आया। तब तक अच्छा, मैं तो देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गया, मुझे समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। मतलब ये लड़ाई हो रही है या ये लड़के जानते हैं, ये छीन रहे हैं। थोड़ी देर बाद मैं सेंसेस में आया, मुझे लगा कि ये स्नैचर है। अच्छा, जब तक मैं रिएक्ट करता, मुझसे पहले भी कुछ लोग थे, उन लोगों ने चोर चोर कह के चिल्लाना शुरू किया और लड़कों के पीछे वो लोग दौड़े। उसके बाद जब तक मुझे समझ में आया, मैं भी पीछे दौड़ा। तब तक वो लड़के जो है भाग गए और लकीली उस लड़की का मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं जा सके और लड़की को कोई ज़्यादा चोट भी नहीं आई। तो फिर मैंने उस लड़की को संभाला, उसको उठाया और फिर उसकी हौसला अफजाई की। फिर हमने वहाँ से पुलिस को कॉल भी किया, पुलिस भी आई, फिर जांच हुई, जो भी हुआ। अब आमतौर पर जब कोई क्राइम, ऐसे स्नैचिंग जो है वो बहुत सीरियस ऑफेंस नहीं है, और जब इस तरह का कोई क्राइम होता है और वो क्राइम जब फेल हो जाता है तो पुलिस उस अपराध की धारा में एक 511 लगाती है, मतलब अटेम्प्ट करना, किसी क्राइम को अटेम्प्ट करना, तो वो और थोड़ा जुर्म को हल्का कर देता है। तो इस तरह के मामलों में, ज़्यादातर मामलों में पुलिस एफआईआर ही दर्ज नहीं करती है। और जब पुलिस एफआईआर दर्ज तब करती है जब कोई बिल्कुल पीछे पड़ जाता है और गैंग जब पकड़ लेता है, पुलिस बहुत सारी रिकवरी करती है, तब वो जो एफआईआर दर्ज होते हैं तो उन एफआईआर के हवाले से इस गैंग से जो चीज़ें बरामद होती हैं उन चीज़ों को पुलिस दिखाती है। तो इस तरह से काम करने का पुलिस का तरीका होता है। पुलिस अगर इस तरह के छोटे मोटे अपराध के मामलों को बहुत सिंसियरली दर्ज करने लगे तो शायद इस तरह की घटनाओं में कमी आए। लेकिन पुलिस हमेशा ये कोशिश करती है, ज़्यादातर मामलों मैंने देखा है, खुद दिल्ली पुलिस, वो कहती है कि मोबाइल फ़ोन गिर गया, खो गया, इस तरह की रिपोर्ट लिखवा दो ताकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस ही ना हो। जबकि मोबाइल फ़ोन स्नैच हो जाना, लूट के ले जाना, झपट के ले जाना और मोबाइल फ़ोन का खो जाना वो एक अलग बात है। अगर मान लीजिए जेब तराशी भी हो गई, जेब से अगर किसी ने मोबाइल फ़ोन निकाल लिया तो फिर वही बात लिखी जाएगी ना। हम ये नहीं लिखना चाहिए हमें कि मोबाइल फ़ोन मुझसे गिर गया, क्यों गिर गया लिखूं, लेकिन लोगों को वो इंसिस्ट करते हैं कि लिखो, फिर आपको कोर्ट आना पड़ेगा, गवाही देनी पड़ेगी, डराते हैं, परेशान करते हैं। तो ये पुलिस का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। मैं हमेशा पुलिस की तारीफ़ करता हूँ पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को लेकर, लेकिन ये सच्चाई है कि पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करने के मामले में पूरे देश की हमारी जो पुलिस है वो बहुत बुरी है। पुलिस वाले शायद इस बात को सुनकर नाराज़ भी हों, लेकिन मुझे इस बात की परवाह नहीं है। ये सच है, जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने बहुत सारे कमेंट्स जो लेटेस्ट थे वो तो पढ़े, पुराने कमेंट्स नहीं पढ़े थे, इसलिए मैं रैंडमली इसको स्क्रॉल करके अब बिल्कुल पहले पहुँच गया हूँ। अब वहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ। वेंडर वॉल के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है कि आज स्मार्ट लग रहे हो। कौर सिद्धू लिख रही हैं कि आप आज स्लिम लग रहे हो सर, उस दिन लग रहा होगा स्लिम। ठीक है, थैंक यू। मुकेश बाबा जी हाय सर लिख रहे हैं। नसरीन कुरैशी गॉड ब्लेस यू फ्रॉम कराची पाकिस्तान। दिनेश जाधव जी हाय। पंकज पंत साहब सुप्रतिम मे आई नो योर कॉन्टैक्ट नंबर पंकज जी चाहते हैं, और अमन राय जी ने कोई और नंबर उसमें लगा दिया है और उसी को उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर की जगह किसी और का नंबर उन्होंने अमन राय जी ने लिख दिया। पता नहीं क्यों लिखा है इन्होंने, क्या सोचकर। एनीवे, तो मैं आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ कांटेक्ट नंबर देने से बढ़िया है कि आपसे मैं 1-to-1 कांटेक्ट करूं, तो आपको ईमेल करने की कोशिश करूंगा। आप अपना कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। नैना मलिक जी, सुप्रतिम जी, और स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी गुड,
चंद्र प्रताप सिंह राकेश इंदौर से ये लिख रहे हैं, बैनर्जी सर, शम सर की कहानी की तरह आपकी कहानी की भी अब आदत हो गई है, प्लीज़ इसे बरकरार रखिए। बिल्कुल आपका कहना सही है, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, लेकिन मैं बहुत आजकल गैप में हाजिर हो रहा हूँ। शम सर, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, मेल चेक कर करके थक चुका हूँ। ये प्रवीण कुमार जी की शिकायत शम्स ताहिर खान साहब से है, तो शम्स ताहिर खान साहब की शिकायत शम्स ताहिर खान साहब ही दूर कर सकते हैं। सुमित दास लिख रहे हैं, कैमोन आछो सैर, थैंक यू वेरी मच सुमित जी। आमी भालो अच्छी। नॉर्मन जोन्स, सर आप लोग ट्रैक नहीं रखते क्या? ये स्टोरी पहले हो चुकी है, ये कहानी सुना चुके हैं आप, लिस्ट चेक कीजिए। सिद्धू सिंह सिद्धू भी ये कह रहे हैं। सुनैनन डिंडी गाला ने भी ये लिखा है कि वो हर बार कमेंट किया सर, पर आप एक बार भी हमारा नाम नहीं लेते हैं, दिस इज़ नॉट एट ऑल फेयर। तो सुनैनन नहीं, आई एम सॉरी, साई नैन डिंडी गाला इनका नाम है। देखिए मैं नाम भी गलत पढ़ रहा था, तो एनीवे आई एम सॉरी फॉर दैट। और साई नैन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज देखिए मैसेज मेरी आंखों के सामने है तो मैंने उसका जिक्र किया। हिंदुस्तानी नंबर 1 आईडी है, इससे भी कमेंट आया है। अजय कुमार जी, इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम मैं रोज़ देखता हूँ परंतु कमेंट नहीं लिखता हूँ, इतना तो मुझे हक होगा ना सर, मंडे को भी सुनाया करें। थैंक यू वेरी मच अजय जी, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आऊँ। यशदीप शर्मा जी, इन्होंने पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की तारीफ़ की है। और हर नारायण जांगू साहब, ये जोधपुर से हैं, इन्होंने लिखा है कि लव फ्रॉम जोधपुर। कविता जैन, परूप श्रेष्ठा, सौरभ राजपूत, जेपी राजपुरोहित, गोविंद कुमार, केतन सी। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इतना धैर्यपूर्वक बने रहने के लिए। फ़िलहाल मुझे और मेरे सहयोगी दीपक सिंह को इजाज़त दीजिए, फिर हम हाजिर होंगे। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय, अपनी सोच लिखिए। और जैसा कि मैंने आप सबसे गुजारिश की थी, रात 10:30 बजे आज तक के सहयोगी चैनल तेज़ में एक नए प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, जुर्म के नाम से, जिस प्रोग्राम को मैं होस्ट कर रहा हूं। तो आप सबसे गुजारिश है मेरी कि प्लीज़ उस प्रोग्राम को आप लोग ज़रूर देखिए और उसे कामयाब बनाइए। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, आप सबकी तरफ से मेरे लिए ये एक अच्छा गिफ्ट होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।